हर सफलता की शुरुआत होती है ज्ञान से, जहां पढ़ाई बनती है आसान और तैयारी मजेदार। स्टडी स्मार्ट, रिवाइज बेटर एंड सक्सीड विद कॉन्फिडेंस और पाओ सफलता हर एग्जाम में। यही है आपका एग्जाम विद उमंग। सोच कर देखिए, क्या कोई यकीन कर सकता है कि एक प्राइवेट कंपनी जो सिर्फ मसाले और कपास का व्यापार करने आई थी, वो धीरे धीरे एक पूरे के पूरे उपमहाद्वीप पर ही कब्जा कर लेगी। सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो चलिए आज इसी अविश्वसनीय सफर को समझते हैं कि कैसे सिर्फ व्यापार के इरादे से आई एक कंपनी हिंदुस्तान की शासक बन बैठी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक कंपनी ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कैसे कर लिया? कैसे मुट्ठी भर व्यापारी शासकों की कुर्सी तक पहुंच गए? चलिए आज की इस पड़ताल में हम इसी रहस्य की एक एक परत खोलते हैं। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और इसकी शुरुआत हुई एक व्यापारी की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा से। देखिए, उस दौर में यूरोप में पूर्वी मसालों और दौलत की जबरदस्त मांग थी और बस इसी लालच ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जन्म दिया। उस वक्त का माहौल समझना जरूरी है। 15वीं सदी के आखिर में यूरोप में पूरब तक पहुंचने की एक होड़ सी मची हुई थी। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री रास्ता खोज निकाला और फिर तो जैसे एक रेस शुरू हो गई। डच और फ्रांसीसी भी इस दौड़ में कूद पड़े और इसी कंपटीशन के बीच साल 1600 में 31 दिसंबर के दिन इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही चार्टर दे दिया। अब सवाल ये है कि ये शाही चार्टर आखिर था क्या? देखिए, ये एक तरह का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था जिसने कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का पूरे 15 साल का एकाधिकार दे दिया, यानी कि मोनोपोली। इसका सीधा सा मतलब था कि इंग्लैंड की कोई भी दूसरी कंपनी इस इलाके में आकर बिजनेस नहीं कर सकती थी। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी पावर थी। तो अब कंपनी के हाथ में ये चार्टर तो आ गया और उन्होंने सीधा भारत का रुख किया। लेकिन यहां पैर जमाना उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इसके लिए कूटनीति का एक लंबा खेल चला। तो देखते हैं कि भारत में उनका पहला कदम कैसे पड़ा। सबसे पहले 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचे और मुगल सम्राट जहांगीर से मिले। लेकिन बात कुछ बनी नहीं, उन्हें कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी। फिर 4 साल बाद 1612 में सर थॉमस रो आए। वो राजा जेम्स प्रथम के दूत थे और उनकी बातचीत कामयाब रही। और नतीजा क्या निकला? 1613 में सूरत में कंपनी की पहली परमानेंट फैक्ट्री या कह लीजिए पहला ट्रेडिंग पोस्ट बन गया। और हाँ, सूरत तो बस शुरुआत थी। इसके बाद कंपनी रुकी नहीं। उन्होंने बड़ी चालाकी से भारत के तटों पर एक के बाद एक अपने ठिकाने बनाए। 1639 में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनवाया। 1668 में उन्हें पुर्तगालियों से बॉम्बे मिल गया और फिर 1690 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव रखी। और यही 3 शहर मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता आगे चलकर कंपनी की सबसे शक्तिशाली प्रेसिडेंसी बने। असल में यही वो 3 सेंटर थे जहां से वे पूरे भारत पर नजर रखते थे। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब कंपनी का ध्यान सिर्फ व्यापार पर नहीं था, उनकी नजरें सियासत और सत्ता पर टिक गई थीं। और इस बड़े बदलाव की वजह बंगाल की बेहिसाब दौलत। ये जो बदलाव था वो यहां बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, शुरू में उनका लक्ष्य क्या था? सीधा साधा व्यापार। मसाले, रेशम, कपास, चाय ये सब खरीदो और यूरोप में मुनाफे पर बेच दो। लेकिन अब लक्ष्य बदल चुका था। नया गोल था शासन करना, जमीन पर कब्जा करना, लोगों से टैक्स वसूलना और रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को खत्म कर देना। कंपनी के इस नए सपने को हकीकत में बदलने का काम किया प्लासी की लड़ाई ने। तारीख थी 23 जून 1757। एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव की अगुवाई में कंपनी की फौज थी तो दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। ये वो जंग थी जिसने हिंदुस्तान का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। लेकिन इस जीत के पीछे का सच कुछ और ही है। असल में प्लासी की लड़ाई हथियारों के दम पर नहीं बल्कि धोखे से जीती गई थी। कंपनी ने नवाब के ही सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया था और बस इसी एक धोखे ने पूरी जंग का नतीजा पलट कर रख दिया। प्लासी तो बस शुरुआत थी।
अगली बड़ी और निर्णायक जीत मिली बक्सर में। साल था 1764 और इस बार कंपनी के सामने थे मुगल सम्राट, अवध के नवाब और बंगाल के पुराने नवाब, तीनों की मिलीजुली फौज, और कंपनी ने उन्हें हरा दिया। ये एक सीधी मिलिट्री जीत थी जिसने ये साबित कर दिया कि कंपनी अब सिर्फ साजिशें ही नहीं करती बल्कि एक जबरदस्त फौजी ताकत भी बन चुकी है। और इस जीत का इनाम क्या मिला? दीवानी का अधिकार। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और इसके तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से रेवेन्यू यानी कि टैक्स वसूलने का हक मिल गया। जरा सोचकर देखिए, एक ट्रेडिंग कंपनी अब हिंदुस्तान के सबसे अमीर सूबों की तिजोरी की मालिक बन गई थी। बस यही वो पल था जब कंपनी ऑफिशियल तौर पर एक रूलिंग पावर बन गई। और यहीं से भारत में कंपनी राज के दौर की शुरुआत होती है। अब देखते हैं कि कैसे इस कॉर्पोरेशन ने इतने बड़े इलाके पर राज किया और उसकी जो नीतियां थी उनके नतीजे कितने भयानक निकले। अब कंपनी को ये मौका मिला कैसे? उस समय ना मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था और भारत में एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम यानी राजनीतिक खालीपन बन गया था। कंपनी ने इसका पूरा फायदा उठाया और उनका शासन विनाशकारी साबित हुआ। किसानों पर लगान का बोझ इतना बढ़ा दिया गया कि वो बेचारे कर्ज में डूब गए। भारत के जो पारंपरिक उद्योग थे, जैसे दुनिया भर में मशहूर कपड़ा उद्योग, उन्हें जानबूझकर तबाह किया गया ताकि इंग्लैंड का माल यहां बिक सके। यहां की दौलत, कच्चा माल सब ब्रिटेन भेजा जाने लगा, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहते हैं। और सबसे खतरनाक, स्थानीय शासकों को आपस में लड़ाकर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। लेकिन जाहिर है ये शोषण हमेशा तो नहीं चल सकता था। लोगों के दिलों में गुस्सा बढ़ता गया और धीरे धीरे ये असंतोष एक बहुत बड़े विद्रोह में बदल गया और इसी विद्रोह ने कंपनी के अंत की कहानी लिख दी। वो साल था 1857। कंपनी के जुल्मों के खिलाफ एक जबरदस्त बगावत हुई जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। सिपाही हों या आम लोग, पूरा उत्तर भारत इस विद्रोह की आग में शामिल हो गया। 258 साल। सोचिए, इतने लंबे समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी का वजूद रहा, लगभग एक सदी तक व्यापार किया और फिर करीब एक सदी तक शासन, और उसके बाद इसका अंत बहुत अचानक हुआ। तो देखिए कहानी का अंत कैसे हुआ। 1757 में प्लासी की जंग से उन्हें राजनीतिक ताकत मिलनी शुरू हुई। ठीक 100 साल बाद 1857 के विद्रोह ने इस ताकत की नींव हिला के रख दी और फिर अगले ही साल 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया। भारत की सत्ता अब सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चली गई। तो कंपनी तो चली गई, लेकिन अपने पीछे एक बहुत ही उलझी हुई विरासत छोड़ गई। एक ऐसी विरासत जिसका असर आज भी हम महसूस करते हैं। इसकी विरासत को हम दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक तरफ था आर्थिक शोषण, राजनीतिक गुलामी और फूट डालो राज करो जैसी खतरनाक नीतियां। तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीजें भी हुईं जिनका इरादा तो अच्छा नहीं था, लेकिन असर दूर तक गया, जैसे कि मॉडर्न एजुकेशन, रेलवे और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। हाँ, ये सब बनाया तो गया था ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करने के लिए, भारत के भले के लिए नहीं। लेकिन मजे की बात यह है कि इन्हीं चीजों ने आगे चलकर भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम भी किया। तो आखिर में यही सवाल बचता है, ईस्ट इंडिया कंपनी असल में थी क्या? एक व्यापारी, एक शासक, या फिर दोनों का एक अजीब सा मिश्रण? ये कंपनी के व्यापारी से शासक बनने की एक ऐसी कहानी है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब कॉर्पोरेट पावर और राजनीतिक लालच एक साथ मिल जाते हैं तो उसका नतीजा क्या हो सकता है।